आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद एक उभरता हुआ शहर है और यह तेजी से विकसित हो रहा है। जनसंख्या भी हर दिन बढ़ रही है। बजट का आवंटन जनसंख्या और राजस्व सृजन के आधार पर किया जाना चाहिए। जीएचएमसी और हैदराबाद मेट्रो वाटर हैदराबाद के लिए महत्वपूर्ण संगठन है। इन दोनों के लिए धन की कमी नहीं होनी चाहिए, एक विशेष योजना होनी चाहिए। देश में हैदराबाद शहर एक बढ़ते हुए स्टेट है में एक हमारा हैदराबाद शहर है। तेजी गति से हैदराबाद विकास हो रहे। वैसे ही हैदराबाद में पॉपुलेशन भी बहुत हर दिन बढ़ते आ रही है। तेलंगाना स्टेट में लगभग 30% पॉपुलेशन स्टेट कैपिटल हैदराबाद में गुजारते हैं और लगभग हर दिन 15 लाख लोग अलग अलग प्रांतों से तेलंगाना से आके जाते हैं हर दिन। वैसा ही हैदराबाद में विकास के विषय पर जितने बजट हैदराबाद को एलोकेशन करना चाहिए, पॉपुलेशन के हिसाब के हो और रेवेन्यू के हिसाब के हो, जरूरत के विषय पर हो। मैं तेलंगाना सरकार से यही डिमांड करता हूं, जो जीएचएमसी एंड हैदराबाद मेट्रो वाटर दोनों हैदराबाद के लिए बहुत इम्पोर्टेंट एजेंसीज है जनता के विकास के लिए। ये दो डिपार्टमेंट के लिए पैसे कमी नहीं रहना चाहिए, मगर आज छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर भी 10 लाख 20 लाख कॉन्ट्रैक्टर भी धरना करना पड़ रहा है। इसीलिए हैदराबाद शहर के विषय पर एक स्पेशल एक्शन प्लान होना चाहिए और उसमें बजट एलोकेशन भी करना चाहिए। आज हम लगभग 50 लाख रुपए से अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम का डेवलपमेंट करने के लिए नया एक 3 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने रेवंत रेड्डी सरकार को उसके लापरवाह शासन और मूसी नदी सौंदर्यीकरण जैसी अनावश्यक परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए लताड़ लगाई। उन्होंने इसकी तुलना पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व में हुए त्रिभुज विकास से की और आर्थिक विकास, आईटी निर्यात और पर्यावरणीय स्थिरता में तेलंगाना के शीर्ष स्थान की ओर इशारा किया। उन्होंने मूसी नदी सौंदर्यीकरण परियोजना को लेकर कांग्रेस के जुनून का उपहास करते हुए इसे वास्तविक विकास से ध्यान भटकाने वाला बताया। कांग्रेस नहीं जानती कि शासन कैसे किया जाता है। मूसी परियोजना पर 1.5 लाख करोड़ रुपए बर्बाद किए बिना तेलंगाना प्रति व्यक्ति आय और जीडीपी वृद्धि में नंबर 1 बन गया है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि चंद्रशेखर राव के नेतृत्व ने तेलंगाना के विकास को गति दी, खासकर आईटी क्षेत्र में। मोदी सरकार द्वारा ITIR परियोजना को रद्द करने और 1 भी रुपया नहीं देने के बावजूद हैदराबाद ने आईटी निर्यात में बेंगलुरु को पीछे छोड़ दिया। मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए जनता से सुझाव आमंत्रित करते हुए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि वे इस परियोजना पर चर्चा के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने घोषणा की पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, विधायक केटी रामाराव, केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राज्य प्रमुख जी किशन रेड्डी और सांसद इटाला राजेंद्र को अपने सुझाव देने चाहिए। यदि आवश्यक हुआ तो हम मूसी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसदों को विधानसभा की बहस में भाग लेने की अनुमति देने के लिए कानूनी सलाह लेंगे। पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों से शनिवार तक अपनी चिंताएं प्रस्तुत करने का आग्रह किया और उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार लिखित प्रतिक्रिया प्रदान करेगी। MRDP केवल एक सौंदर्यीकरण प्रयास नहीं है, बल्कि एक कायाकल्प परियोजना है। पूर्व मंत्री रामाराव, टी हरीश राव और राजेंद्र को चुनौती देते हुए रेवंत ने उन्हें 3 महीने तक मूसी क्षेत्र में रहने की चुनौती दी। उन्होंने कहा, मैं व्यक्तिगत रूप से मूसी नदी के किनारे उनके रहने का किराया चुकाऊंगा। अगर वे 3 महीने तक वहां रह सकते हैं तो मैं निविदा रद्द कर दूंगा और परियोजना को रोक दूंगा। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि हम राष्ट्र में शिंदे और फडणवीस की सरकार नहीं बनने देंगे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में हमारे पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने नाना पटोले और शरद पवार को पत्र लिखा है। अब उनको सीटों को लेकर फैसला करना है।
उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में हमारी पहले से मजबूत राजनीतिक उपस्थिति है, इसलिए हम चुनाव जरूर लड़ेंगे। महाराष्ट्र के लिए हमने 5 उम्मीदवारों की घोषणा की है। हमारे पास पहले से ही महाराष्ट्र में 2 विधायक हैं। हमने चुनाव को लेकर मराठा आरक्षण कार्यकर्ता जरांगे पाटिल से भी बात की है, अब उन्हें फैसला करना है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस को हरियाणा चुनाव आसानी से जीतना चाहिए था, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके। उन्हें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। वही झारखंड को लेकर ओवैसी बोले कि हमारी पार्टी ने आदिल हसन और रियाज उल हसन इफेंडी को झारखंड भेजा है। वे वहां जाएंगे और देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और कितनी सीट लानी चाहिए, हमें चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं। अख्तरुल ईमान देखेंगे कि हमें बिहार उपचुनाव लड़ना चाहिए या नहीं। उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर ओवैसी ने कहा कि हम यहां डॉक्टर पल्लवी पटेल और अपना दल कमेरावादी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हम 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ बीआरएस विधायक टी हरीश राव ने मूसी नदी परियोजना के विस्थापितों और मलन्ना सागर का दौरा करने की मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी की चुनौती को स्वीकार कर ली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार एक वास्तविक नदी पुनर्जीवन परियोजना को रियल एस्टेट उद्यम में बदल रही है और इस प्रक्रिया में तेलंगाना के लोगों का शोषण कर रही है। आइए हम साथ चलें, कोई सुरक्षा नहीं, कोई नाटकीय नहीं। आप समय और तारीख चुनें, नहीं तो मैं कल सुबह 9 बजे तक तैयार हो जाऊंगा। मैं वाहन चलाऊंगा और मूसी नदी परियोजना के विस्थापितों से मिलूंगा। उसके बाद मलन्ना सागर पुनर्वास कॉलोनी और पोचम्मा सागर बांध पर बहस करूंगा। मुख्यमंत्री पर पलटवार करते हुए हरीश राव ने दोहराया कि बीआरएस मूसी नदी के कायाकल्प का विरोध नहीं करता था, बल्कि कांग्रेस सरकार की रियल एस्टेट परियोजनाओं का विरोध करता था। उन्होंने मांग की कि राज्य सरकार इस परियोजना के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जारी करे, सभी अनुमतियां प्राप्त करे। तत्कालीन यूपीए सरकार द्वारा लाए गए 2013 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार नदी के तल में रहने वाले लोगों को मुआवजा देकर उनका पुनर्वास करे और अनावश्यक विस्थापन से भी बचाए। उन्होंने याद दिलाया कि बीआरएस सरकार ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार मलन्ना सागर और अन्य परियोजनाओं के विस्थापितों को मुआवजा दिया था। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि कांग्रेस 2028 में सत्ता में वापस आएगी और महिला सशक्तिकरण के अपने कार्यक्रमों को जारी रखेगी। इसके अनुसार उन्होंने कर्नाटक महिला कांग्रेस की नवनियुक्त अध्यक्ष सौम्या रेड्डी और अन्य महिला कांग्रेस नेताओं को इस दिशा में काम करने की सलाह दी। उन्होंने केपीसीसी कार्यालय में भारत जोड़ो भवन में आयोजित एक समारोह में उन्हें शपथ दिलाई। सिद्धारमैया ने कहा, 2028 में भी हम सत्ता में आएंगे और महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता देने के कार्यक्रम जारी रखेंगे, जिन्हें धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। सौम्या धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और संविधान के मूल्यों पर स्पष्टता देकर कार्यकर्ताओं को संगठित करके और पार्टी को संगठित करने की इस दिशा में काम जारी रख सकती हैं। जमीनी स्तर पर प्रयास कांग्रेस सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई कार्यक्रम लेकर आई है। राज्य के हर कोने में पार्टी के एजेंडे और योजनाओं का प्रचार करे तो हमारी पार्टी 2028 में भी सत्ता में वापसी करेगी। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने अपनी पार्टी के नेताओं को राज्य स्तर से लेकर ग्रामीण स्तर तक एक व्यवस्थित और संरचित ढांचा बनाकर पार्टी संगठन को मजबूत करने का ध्यान केंद्रित करने को कहा है। उन्होंने टाडेपल्ली में पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यशाला की अध्यक्षता की, जिसमें पार्टी के जिला अध्यक्षों, संबंध शाखाओं के प्रमुख और राज्य भर के अन्य प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पार्टी ने एक बयान में कहा कि जगनमोहन रेड्डी ने पार्टी को सशक्त बनाने के लिए समितियां बनाने और जमीनी स्तर पर संबंध इकाइयों को शामिल करने के महत्व पर जोर दिया, जिससे पार्टी गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने पार्टी प्रतिनिधियों को जिलों से लेकर गांवों तक सभी स्तरों पर सक्रिय समिति स्थापित करने का निर्देश दिया और इस बात पर जोर दिया कि नेताओं को इन समूहों की सक्रिय निगरानी करनी चाहिए। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने राज्य में रेत की बढ़ती कीमतों को लेकर कड़ी आलोचना की। उन्होंने बताया कि हालांकि रेत को एक मुफ्त संसाधन बताया गया है, लेकिन इसकी लागत बढ़ा दी गई है, जिससे नागरिकों की चिंताएं में बढ़ोतरी हुई है। वाईएसआर जगन ने आरोप लगाया कि रेत हटाने का ठेका सत्तारूढ़ दल से जुड़े व्यक्तियों को दिया गया है, जिससे निविदा प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि संभावित बोलीदाताओं को अपनी निविदाएं जमा करने के लिए केवल 2 दिन आवंटित किए गए थे। उन्होंने सीमित प्रतिस्पर्धी अवसरों का सुझाव दिया। वही वाईएसआर सीपी अध्यक्ष ने याद दिलाया कि उनकी सरकार ने उद्योग में शोषण को कम करने के लिए एक पारदर्शी रेत नीति लागू की है।
उन्होंने संसाधन प्रबंधन में निष्पक्षता सुनिश्चित करने और जनता को प्रभावित करने वाली बढ़ती कीमतों को संबोधित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।